हेलो एवरीवन, वेलकम टू डे 18 ऑफ माय हिस्ट्री क्लास। और आज की क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, हु अमंग द अर्ली नेशनलिस्ट्स कैरिड ऑन एक्टिव प्रोपेगेंडा इन इंग्लैंड टू परस्यूएड द ब्रिटिश टू यील्ड टू देयर डिमांड्स। आरंभिक राष्ट्रवादियों में से किसने इंग्लैंड में सक्रिय प्रचार प्रसार किया था ताकि अंग्रेजों को उनकी मांगों के लिए मनाया जा सके? तो वो थे अपने ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू। और इनके बारे में कल भी मैंने बताया था दैट ही वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। महात्मा गांधी वॉज रेफर टू एज द फादर ऑफ द नेशन फर्स्ट बाय। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में सबसे पहले किसके द्वारा संदर्भित किया गया था? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने किया था 1944 में सिंगापुर रेडियो के ब्रॉडकास्ट से। इन्होंने बोला था पहली बार महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन। एट विच प्लेस डिड जनरल विंडहम सफर डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द रिबल फोर्सेस इन 1857? 1857 में जनरल विंडहम को किस स्थान पर विद्रोही बलों के हाथों हार का सामना करना पड़ा था? तो वो करना पड़ा था कानपुर के पास। कानपुर को उस टाइम ये स्पेलिंग होती थी कानपुर। ठीक है, तो ये जो इसका जो सीज ऑफ कानपुर है ये बहुत ही की एपिसोड है इंडियन रेबिलियन जो 1857 का था उसमें। तो इसमें क्या था कि कंपनी फोर्सेस और कानपुर के जो सिविलियंस थे ये अनप्रिपेयर्ड थे कि ये इसके ऊपर कब्जा कर पाएंगे, ऐसा अटैक कर देंगे नाना साहिब और उनकी फोर्सेस। और इनकी अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से क्या हुआ कि फिर ये लोग उनको अच्छे से इनको पछाड़ दिया जो ब्रिटिश फोर्सेस को, और कानपुर के ऊपर नाना साहिब और उनकी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। नाना साहिब की फोर्सेस को लीड कौन कर रहे थे? वो कर रहे थे तांतिया टोपे। तो ये भी आप याद रखिएगा। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द होम रूल मूवमेंट? होम रूल आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो होम रूल आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था टू अटेन सेल्फ गवर्नमेंट विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वराज्य प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर ए। ये जो इंडियन होम रूल मूवमेंट है ये किससे इंस्पायर्ड था? तो ये आयरिश होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर्ड था और इसको फाउंड किया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में। और 1921 के अंदर इसका नेम चेंज करके स्वराज्य सभा कर दिया गया था। द सो कॉल्ड अनटचेबल Mahars launched an autonomous movement from the 1920s under Dr. Ambedkar. Which of the following was not one of the demands? अस्पृश्य कथित तौर पे अस्पृश्य महारों ने 1920 के दशक में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में एक स्वायत्त आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। निम्न में से कौन सी उनकी एक मांग नहीं थी? तो वो थी आपकी टू बी अलाउड टू टेक द सैक्रेड थ्रेड, जनेऊ धारण करने की अनुमति। तो ये इनकी डिमांड नहीं थी। ये क्योंकि जो भी इस तरह के रिचुअल्स थे उनके तो ये ओपोज कर रहे थे, तो ये फिर इनकी डिमांड नहीं रही थी। Who of the following organized a march on the Tanjore coast to break the salt law in April 1930? अप्रैल 1930 में निम्न में से किसने नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक यात्रा का आयोजन किया था? तो वो है आपके राजा जी यानी कि सी राजगोपालाचारी। और राजा जी गांधी जी के समधी भी बने थे बाद में, ये चीज भी आप याद रखिएगा। तो ये वेदरनयम मार्च या वेदरनयम सत्याग्रह जिसे कहते हैं, ये गांधी जी ने जो दांडी सत्याग्रह किया था उसके फ्रेमवर्क पे ही ये बेस्ड था। और सी राजगोपालाचारी जो थे इन्होंने इस मार्च को लीड किया था। ये 13 अप्रैल 1930 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, कहां से स्टार्ट हुआ था? तिरुचिरापल्ली से स्टार्ट हुआ था, या त्रिचिनोपोली उस टाइम जो इसका नाम था, वहां से स्टार्ट हुआ और ये ईस्ट में चलते गए और वेदरनयम जो कि तंजौर डिस्ट्रिक्ट में था वहां जाकर रुके थे ये। द फर्स्ट पार्टीशन ऑफ बंगाल अंडर लॉर्ड कर्जन टुक प्लेस इन। लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था? तो वो हुआ था 1905 के अंदर। इसके बारे में कल भी बताया था, ये हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे डिवाइड करना चाहते थे इसको। और जो बहाना तो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव ये कन्वीनियंस, लेकिन इनकी डिवाइड एंड रूल ये पॉलिसी थी इनकी ब्रिटिशर्स की, अपन को याद भी पता भी है। और ये इसको अपोज करने के लिए स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, ये भी आपको ध्यान होगा, कल मैंने क्वेश्चन करवाया था। महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज सॉल्ट मार्च फ्रॉम।
महात्मा गांधी ने अपने नमक मार्च की जो जो नमक कूच, जो दांडी कूच है, उसकी शुरुआत कहाँ से की थी? तो वहां की थी इन्होंने आपके साबरमती आश्रम से। ये 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट हुए थे ये, और दांडी की तरफ चल पड़े थे साबरमती आश्रम से अपने लगभग शायद 78 या 80 इनके जो थे आश्रमाइट्स उनके साथ। और इसके अंदर खाली आश्रम के आदमी ही थे और कोई नहीं बाहर के लिए थे इन्होंने। थियोसॉफिकल सोसाइटी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1886 एट द प्लेस। भारत में 1886 में किस स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो वो की गई थी अद्यार में, अद्यार के अंदर, ऑप्शन नंबर बी। ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ये 1875 में फाउंड की गई थी, किसके द्वारा? हेलेना ब्लेवेत्स्की और कर्नल हेनरी ऑलकट के द्वारा। और कुछ साल के बाद इन्होंने क्या किया कि ये इंडिया में मूव कर गए और एस्टेब्लिश किया इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स इसका, थियोसॉफिकल सोसाइटी का, अद्यार के अंदर, जो कि मद्रास, जो कि अब चेन्नई के अंदर है, वहां पर। राइट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम कौन सा है? तो अपने देखें, सबसे पहले आपका आया था रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद आपका आया था पिट्स इंडिया एक्ट, और ये आया था शायद, एक मिनट, ईयर्स भी आए थे, मैं आपको आई थिंक बता देता हूं। ये 1773, 1784 या 82 आई गेस ये आया था। और आपका फिर आया था इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 के अंदर आया था आई गेस। और फिर आपका आया था रोलट एक्ट 1919 के अंदर। तो CADB आपका कौन सा है? एक ही है, सी से स्टार्ट होने वाला ये एक था, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1773, 1784, 1892, 1990, 1919 नॉट 1990। Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God-set opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? इनमें से किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के युद्ध को ईश्वर के द्वारा भेजे गए अवसर के रूप में देखा था, जिसमें भारतीय इस परिस्थिति का लाभ उठाना, अपने हित में उठा सकते थे परिस्थिति का? तो ये आपके थे सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने क्या सोचा कि हम नाजीज के साथ, हिटलर और के साथ हाथ मिलाएं और ब्रिटिश को पछाड़ के खुद आजादी ले लें। Who was the person behind conversion of East India Company from a trading company into a regional power? ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी से एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में बदलने के पीछे किस व्यक्ति का हाथ था? तो वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव का। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप के अंदर ही इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जीता था और सिराजुद्दौला को 1757 में हराया था। उसके बाद मुर्शिदाबाद के अंदर सिराजुद्दौला का असैसिनेशन हो गया, जिसके बाद की ब्रिटिश ने उनका एक रिप्लेसमेंट की तरह मीर जाफर को बैठा दिया और क्लाइव को गवर्नर बना दिया बंगाल का। Which one of the following suggested the reconstitution of the Viceroy's Executive Council in which all the portfolios including that of war members were to be held by the Indian leaders? निम्न में से किस में वायसरॉय के कार्यकारी परिषद के पुनर्गठन की सिफारिश की गई थी, जिसमें युद्ध सदस्य सहित सभी विभागों को भारतीय नेताओं को देने की बात की गई थी? तो वो था आपका क्रिप्स प्रपोजल। ये क्रिप्स प्रपोजल आपका आया था 1942 के अंदर, और ये एक फेल्ड अटेम्प्ट था ब्रिटिश गवर्नमेंट का कि अपने इंडियंस का फुल सपोर्ट ले सके, कॉपरेशन ले सके इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। और इसको लीड किया था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने, और गांधी जी ने इसके लिए कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन ऑन अ फेलिंग बैंक। ये स्टेटमेंट आ जाता है आपका, ये एज इट इज स्टेटमेंट देगा, या तो ये पूछ लेगा ये स्टेटमेंट किसने दिया, या ये पूछ लेगा कि गांधी जी ने ये किसके संदर्भ में कहा था। तो ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं। Who of these leaders was the founder of सत्य शोधक समाज? निम्न में से कौन सा नेता सत्य शोधक समाज का संस्थापक था? तो था नहीं थे, लगाओ यार, तो वो थे आपके महात्मा ज्योतिराव फूले।
जो ये महात्मा ज्योतिराव फुले इन्होंने 1873 के अंदर सत्य शोधक समाज था उसका ये स्थापना की थी। इनका मिशन क्या था कि ये एजुकेशन और इंक्रीज्ड सोशल राइट्स एंड पॉलिटिकल एक्सेस किनकी अंडर प्रिविलेज्ड जो ग्रुप्स थे, स्पेशली जो औरतें, शूद्र, दलित जो थे महाराष्ट्र में उनके, और जो इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले वो थी हेड वीमेन सेक्शन जो थे सोसाइटी की उनकी। और ये समाज जो सत्यशोधक समाज इसे डिसबैंड कर दिया गया था 1930s के अंडर, क्योंकि जो लीडर्स थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी अंडर महात्मा गांधी, क्योंकि गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करना अपना प्राइम ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ था। Which of the following statements about Mahatma Gandhi is correct in connection with India's independence? भारत की स्वतंत्रता के संबंध में महात्मा गांधी के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वो है आपका, देखें, ही वॉज द हैप्पीएस्ट मैन, नहीं, गांधी जी बहुत उदास थे। ही वॉज हैप्पी विद द फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान, नहीं, गांधी जी ने इसको एंड टाइम तक ओपोज किया था। गांधी जी और मौलाना आजाद दो ऐसे इंसान थे जिन्होंने कभी ये इंडिया का पार्टीशन एक्सेप्ट नहीं किया। गांधी जी ने यहां तक कि ये भी कह दिया था कि मेरे दो हिस्से कर दो इंडिया के दो हिस्से करने से पहले। ही हैड फुल सेटिस्फैक्शन अबाउट हिज अचीवमेंट्स, वे अपनी उपलब्धियों को लेकर पूर्णतः संतुष्ट थे, नहीं, जैसा कि मैंने बताया पार्टीशन उन्हें नहीं पसंद आया था। तो आपका सही आंसर है ही वॉज अ डिसइल्यूजन्ड मैन। वो बहुत ही मायूस हो चुके थे, क्यों? क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो गया था, वहां पे राइट्स हो गए थे। ये गांधी जी की ये ड्रीम थी कि ये एक यूनाइटेड इंडिया रहे, वो ड्रीम फुलफिल नहीं हो पाई थी और राइट्स हो रहे थे। तो गांधी जी के बारे में मैं आपको बता दूं, जब इंडिपेंडेंस थी तो गांधी जी बंगाल के अंदर थे और इंडिपेंडेंस को डे को उन्होंने पार्टीशन डे बोला था। गांधी जी इतने उदास थे। वेयर डिड गांधी जी एस्टेब्लिश हिज फर्स्ट आश्रम? गांधी जी ने अपना पहला आश्रम कहां स्थापित किया था? वर्धा के अंदर सेवाग्राम आश्रम स्थापित किया था, वो आपका किया था शायद 1936 के अंदर किया था। अहमदाबाद के अंदर जब यहाँ पे आए थे 1915 में तब किया था। स्टार्टिंग में ये साबरमती रिवर के पास में नहीं था, वो बाद में गए थे साबरमती रिवर में, पर किया अहमदाबाद में था। जो आपका सबसे पहला जो एस्टेब्लिश हुआ था वो था ट्रांसवाल के अंदर 1910 के अंदर, कल ही मैंने बताया था, टॉलस्टॉय फार्म। और ये पीटर मैरिट्सबर्ग जो है, यहाँ पे जो आपको ध्यान है, गांधी जी को ट्रेन से जो बाहर फेंका गया था वो यही स्टेशन था, पीटर मैरिट्सबर्ग। तो ट्रांसवाल जैसे मैंने बताया 1910, नाम क्या था आपका इनका? वो था टॉलस्टॉय फार्म। टॉलस्टॉय फार्म आपने का नाम रखा गया था लियो टॉलस्टॉय के नाम से, जिनकी बुक थी जो 1894 में द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू। इस बुक ने गांधी जी को काफी इंस्पायर किया था। लियो टॉलस्टॉय की और कौन सी बुक प्रसिद्ध है? वो है आपकी वॉर एंड पीस। द इंडियन पैट्रियट हु डायड इन जेल ड्यू टू हंगर स्ट्राइक वॉज? वह भारतीय देशभक्त कौन थे जिनकी जेल में भूख हड़ताल के कारण मौत हो गई थी? तो वो थे आपके जतिन दास। जतिन दास को अरेस्ट किस चीज के लिए किया गया था? वो किया था लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। कब अरेस्ट किया था? ये 14 जून 1929, और इन्होंने 63 डेज तक हंगर स्ट्राइक रखी जेल के अंदर और फिर उनकी डेथ हो गई थी। The Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry was founded in 1927 by? भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ की स्थापना 1927 में किसके द्वारा की गई थी? तो वो की गई थी आपके जीडी बिरला और ठाकुरदास इनके द्वारा। कब की थी ये? 1927 के अंदर घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास इन्होंने की थी। और ये अपना ओल्डेस्ट एंड एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में। और किसने एडवाइस किया था? ये गांधी जी ने एडवाइस किया था फिक्की को फाउंड करने के। मद्रास वॉज रिस्टोर्ड टू द इंग्लिश बाय द फ्रेंच बाय? फ्रांसीसियों ने किसके द्वारा मद्रास को अंग्रेजों को लौटा दिया था? वो कौन सी आपकी ट्रीटी थी, कौन सी संधि थी? तो वो संधि थी आपकी पौंडीचेरी की संधि। तो आइए थोड़ा सा बाकी जो ये ट्रीटीज है इनके बारे में भी जान लेते हैं। ये जो 1748 की ट्रीटी ऑफ एक्स ले चैपेल थी, ये जिसे कि ट्रीटी ऑफ एचएन भी कहते हैं, ये इसने क्या वॉर एंड किया था? ये किया था ऑस्ट्रियन सक्सेशन के वॉर को एंड किया था। और ट्रीटी ऑफ सलबाई जो थी ये 1782 के अंदर साइन की गई थी मराठा एम्पायर और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। और ये काफी लंबे नेगोशिएशन के बाद इसका आउटकम था, ये आया था और इसने मार्क किया था एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर।
और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो थी ये साइन की गई थी टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में 1784 में, और इससे एंड हुआ था आपका सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। या एंग्लो मराठा वॉर एंड हुआ था या एंग्लो मैसूर वॉर एंड हुआ था। ड्यू टू कॉमर्शियल राइवलरी द डच इंडल्ज्ड इन द मैसेकर ऑफ इंग्लिशमैन एट। वाणिज्यिक प्रतिद्वंद्विता के कारण डचों ने कहां में अंग्रेजों का नरसंहार किया था, तो वो किया था अम्बोयना में। अम्बोयना ये आपके है इंडोनेशिया के अंदर। तो वहां पे 20 लोगों को इन्होंने मारा था डच ने, जिसमें कि 10 थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के और पोर्चुगीज ट्रेडर्स और जापानीज ट्रेडर्स। तो इनको मारा गया था डचों के द्वारा ऑन एक्यूजेशंस ऑफ ट्रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसकी स्थापना की थी, तो वो की थी इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, वो की थी 1905 के अंदर। और ये जो फेमाइन रिलीफ, यूनियन ऑर्गेनाइजेशन, कॉपरेटिव्स, अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड डिप्रेस्ड, इन कामों में जो ये सोसाइटी थी इसने काफी अच्छा काम किया था। जब गांधी जी आए थे तो गोखले जी ने गांधी जी को भी इसके काम में लगा लिया था एक बार। वो जब गोपाल कृष्ण गोखले के 1915 में डेथ हुई तो गांधी जी थोड़े इंडिपेंडेंट हुए, अपने इंडिपेंडेंटली काम करने लगे, तो गांधी जी की ग्रोथ हुई थी एज अ लीडर इन इंडिया। मिस्टर फिलिप स्प्रैट एन इंग्लिशमैन वॉज ट्राइड इन द। अंग्रेज श्री फिलिप स्प्रैट का मुकदमा किस चीज के लिए चला था, कौन सी कॉन्स्पिरेसी केस के लिए, तो वो था आपका मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस। ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस ये 1929 के अंदर स्टार्ट हुआ था और 1933 के अंदर ये केस ये पूरा इन्होंने कंक्लूड कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। और ये काफी कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस रहा था। इसके अंदर कई सारे ट्रेड यूनियनिस्ट्स, जिसमें कि 3 इंग्लिशमैन भी थे, उन्हें अरेस्ट किया था फॉर ऑर्गेनाइजिंग एन इंडियन रेलवे स्ट्राइक। तो इसके अंदर 27 लेफ्टिस्ट ट्रेड यूनियन लीडर्स को इन्होंने कन्विक्ट किया था अंडर अ फॉल्स लॉ सूट। When did Mahatma Gandhi rename the untouchables as Harijans, the so-called untouchables at Harijans? महात्मा गांधी ने कथाकथित ये अस्पृश्य लोगों को हरिजन नाम कब दिया था, ये दिया था 1933 के अंदर। और मेरे ख्याल से 1933 में इन्होंने अपना अखबार चलाया था हरिजन। 1933 के अंदर ही ये गए थे ऑल इंडिया टूर के अंदर अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी जो था और ये डिस्क्रिमिनेशन, इसके अगेंस्ट इन्होंने पूरे इंडिया का टूर किया था 1933 के अंदर। 1934 तक वो चला था। और इस टूर के अंदर 1934 के अंदर पुणे में गांधी जी के ऊपर बॉम्ब से अटैक भी हो गया था। तो ये गांधी जी का काफी सिग्निफिकेंट रोल रहा था टू एबॉलिश अनटचेबिलिटी इन इंडिया। Which one of the following acts of British India strengthened the Viceroy's authority over his executive council by substituting portfolio or departmental system for corporate functioning? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियम में से किसने कॉरपोरेट कामकाज के लिए पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली को प्रतिस्थापित करके अपनी कार्यकारी परिषद पर वायसराय के अधिकार को मजबूत किया था? तो वो था आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 ये एक एक्ट था पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम जिसने कि पास किया था, जिससे कि ट्रांसफॉर्म हो गया था इंडिया का एग्जीक्यूटिव काउंसिल और इसे एज अ कैबिनेट जिसमें कि पोर्टफोलियो सिस्टम हो उसके द्वारा ये रन किया जाए। उस टाइम जब वायसरॉय थे वो थे आपके कैनिंग। और गौर कीजिए मैंने यहाँ पे टर्म यूज लिया है वायसरॉय क्योंकि ये 1861 में आया था। आपको ध्यान होगा 1857 के रेबिलियन के बाद वायसरॉय की गवर्नर जनरल की पदवी खत्म करके वायसरॉय की पदवी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। Who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी? निम्न में से किस नेता ने दादा भाई नौरोजी के धन निकासी सिद्धांत पर विश्वास नहीं किया था? तो वो थे आपके सर सैयद अहमद खान। और ये ड्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने दी थी कि जो ब्रिटिश है ये वेल्थ ड्रेन करके इंडिया से वहां ब्रिटेन में लेके जा रहे हैं। ये इन्होंने अपनी बुक पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया इसके अंदर लिखा था। और सर सैयद अहमद खान इन्होंने इस थ्योरी में विश्वास नहीं किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स वॉज kept captive in Robben Island, the famous World Heritage Site of UNESCO? निम्नलिखित में से किस नेता को बंदी बनाकर प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉबेन आइलैंड में रखा गया था? तो वो थे आपके
नेल्सन मंडेला। और ये रॉबिन आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 1999 के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया था। और रॉबिन आइलैंड के अंदर ये बैनिश और एग्जाइल करते रहे लोगों को, ये 400 सालों तक ये काम चलता रहा था। 18th सेंचुरी फ्रीडम फाइटर वीर पांड्या कट्टाबोमन वॉज फ्रॉम विच प्रेजेंट स्टेट? 18वीं सदी के स्वतंत्रता सेनानी वीर पांड्या कट्टाबोमन किस वर्तमान राज्य से थे? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु से। वीर पांडे कोट्टाबामन या गेटी बोमू जो थे 18th सेंचुरी पलायकर या चीफटियन थे। कहां से? ये तमिलनाडु से थे, प्रचालन कुरीची से। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सोवरेनिटी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और ब्रिटिश के अगेंस्ट इन्होंने युद्ध छेड़ दिया था। बाद में कैप्चर कर लिए गए थे और इनको फांसी की सजा हो गई थी। Who returned his knighthood title after the जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग जो नरसंहार के बाद किसने अपने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर। और महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई थी, ये भी आप याद रखिएगा। महात्मा गांधी हैड वायलेटेड द सॉल्ट लॉ इन विच कोस्टल सिटी? महात्मा गांधी ने किस तटीय शहर में नमक कानून को तोड़ा था? तो वो था आपका दांडी में। कब तोड़ा था? 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 में। 6 अप्रैल डेट क्यों चूज की गई थी? इस डेट के पीछे भी सिग्निफिकेंस थी। जो आपका जो रोलट एक्ट के अगेंस्ट जो गांधी जी ने ओपोजिशन के लिए जो वीक चूज किया था वो स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919 से। तो जो जलियांवाला बाग मैसेकर के अंदर जो लोग शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए फिर गांधी जी ने यहाँ पे अप्रैल 6 डेट चुनी थी, क्योंकि वो वीक गांधी जी ने कहा था एक जो कि सत्याग्रह वीक हम रखेंगे, इसको अपोज करेंगे, और वो जाने गई थी तो उनको श्रद्धांजलि देना चाहते थे गांधी जी, इसलिए ये अप्रैल 6 डेट चूज की गई थी। मेंबर्स ऑफ विच नेशनल एसोसिएशन वर लेड बाय चंद्रशेखर आजाद एंड भगत सिंह? किस राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों का नेतृत्व चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के द्वारा किया गया था? तो वो थे आपके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये HSRA, इसको पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कहते थे, अब इसको 1928 के अंदर ये एस्टेब्लिश किया गया था HSRA को। किस किस के द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और रामप्रसाद बिस्मिल। Who had started the self respect movement? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो वो थे आपके ईवी रामास्वामी नायकर। ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर को अपने पेरियार नाम से भी जानते हैं। तो इन्होंने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था और द्रविडियन कजागम जो था, द्रविडर कजागम, इसको स्टार्ट किया था। ये द्रविडियन मूवमेंट था यहाँ पे, जो कि ये अनटचेबिलिटी और ये सारा जो होता था तो इसके अगेंस्ट इन्होंने ये मूवमेंट छेड़ा था। द दांडी मार्च टुक प्लेस इन द रेन ऑफ विच वायसरॉय? किस वायसरॉय के शासनकाल के दौरान दांडी यात्रा हुई थी? तो वो थे आपके लॉर्ड इरविन। हु इंट्रोड्यूस्ड रैतवाड़ी सिस्टम इन इंडिया? भारत में रैतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो वो शुरू की थी आपके अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने। और अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने ये स्टार्ट किया था मद्रास के अंदर सबसे पहले, जो कि अब चेन्नई जिसको कि हम जानते हैं। और उस टाइम आपके गवर्नर जनरल बंगाल के कौन थे? वो थे आपके वैरन हेस्टिंग। ठीक है। विच फ्रीडम फाइटर हैड एस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल आर्मी टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल? किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? अब इसमें रास बिहारी बोस तो है नहीं, तो आपको सुभाष चंद्र बोस के साथ जाना पड़ेगा। तो ये जो इंडियन नेशनल आर्मी, तो ये रास बिहारी बोस ने ये फाउंड की थी, लेकिन जो इनिशियल जो आर्मी थी वो एक बार के लिए फिर ये डिसबैंड हो गई थी। बाद में फिर ये इसकी कमांडरशिप ये हैंड ओवर कर दी रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसको रिवाइव किया। कब किया? 1943 के अंदर। इन विच नेशनल मूवमेंट डिड महात्मा गांधी गिव द स्लोगन डू और डाई? महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दिया था? तो वो आपका दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त की ये 1942 को इन्होंने नारा दिया था। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 9 अगस्त से, आपको ध्यान होगा।
व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ सिस्टर निवेदिता? तो सिस्टर निवेदिता का असली नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और ये मेडेलिन स्लेड किसका नाम था? वो था आपका मीराबेन का। ये गांधी जी की एडॉप्टेड डॉटर थी मीराबेन। तो ये सिस्टर निवेदिता ये आयरलैंड से थी और ये स्वामी विवेकानंद जो थे उनकी ये फॉलोवर थी, उनकी ये डिसाइपल थी। When was the Home Rule League started by बाल गंगाधर तिलक? जो बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग कब शुरू की थी? तो वो शुरू की थी इन्होंने 1916 के अंदर। When was सत्याग्रह सभा established by गांधी जी? गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की गई थी? स्थापना आएगा तो वो की गई थी आपके 1919 के अंदर। जो ये एंटी रोलट सत्याग्रह मूवमेंट था ये गांधी जी ने स्टार्ट किया था। आपको ध्यान है रोलट एक्ट के अगेंस्ट मैंने आपको बताया था। तो ये एंटी रोलट सत्याग्रह जो स्टार्ट किया था उसके बाद फिर इन्होंने 24 फरवरी 1990 में ये बॉम्बे के अंदर ये सत्याग्रह सभा ये स्टार्ट कर दी थी। Who among the following famous personalities is known for the भूदान and सर्वोदय movements? तो निम्नलिखित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से भूदान और सर्वोदय आंदोलन के लिए किसे जाना जाता है? तो वो है आपके आचार्य विनोबा भावे। जो आचार्य विनोबा भावे और जो जयप्रकाश नारायण जेपी थे ये ट्रू गांधीयंस थे और ये सोशलिस्ट थे और जो दो मेन जो लीडर जो कि सर्वोदय मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे। Which of the following is known as the Magna Carta of English Education in India? निम्नलिखित में से किसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा के मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है? तो वो है आपका चार्ल्स वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर सी। तो ये सर चार्ल्स वुड जो थे ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने डिस्पैच भेजा था किने? लॉर्ड डलहौजी को। तो किसके टाइम में हुआ था? ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। तो ये भी आप थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। 1854 के अंदर भेजा था। ये जाना जाता है वुड्स डिस्पैच के नाम से और ये मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहा जाता है इंडिया के अंदर। आफ्टर विच बैटल डिड ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट अपॉइंटिंग द रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट्स? किस लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में निवासी नियुक्ति करने की शुरू कर दिया था? तो वो किया था आपके बैटल ऑफ बक्सर। जो बैटल ऑफ बक्सर के बाद इन्होंने इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं उन्हें स्टेट्स के अंदर नियुक्त करने लग गए थे। ये जो नियुक्तियां होती थी ये पॉलिटिकल और कॉमर्शियल एजेंट्स होते थे और इनका काम होता था ये जो कंपनी है इसको सर्व करना और इन रेजिडेंट्स के थ्रू कंपनी ऑफिशियल्स क्या इंटरफेयर करने लगे थे इंटरनल अफेयर्स ये इंडियन स्टेट्स के। Who was the president of the Congress session held in Calcutta in 1906? 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके दादा भाई नेहरू। ये तीसरी बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष और ये एक मॉडरेट थे, नर्म दल वाले थे। और इस समय आपको ध्यान है कि कांग्रेस नर्म दल और गर्म दल में बंटने वाली सी थी। 1907 के जो सूरत अधिवेशन में तो इनका बिल्कुल स्प्लिट हो ही गया था। तो नर्म दल और गर्म दल के अंदर ये तो नर्म दल वाले थे ये। और साथ साथ जो दादा भाई नेहरू थे ये किनके मेंटर थे? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी के भी एक बार ये मेंटर रहे हुए हैं। लाला लाजपत राय वॉज द फाउंडर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स? लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे? तो वो थे आपके पंजाब नेशनल बैंक के। पंजाब नेशनल बैंक 1894 के अंदर इसे एस्टेब्लिश किया गया था अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और इसका ऑफिस था अनारकली बाजार लाहौर के अंदर जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान के अंदर है। लाला लाजपत राय एक्टिवली एसोसिएटेड थे इसके मैनेजमेंट के साथ इसके अर्ली ईयर्स के अंदर। और पीएनबी इज द फर्स्ट इंडियन बैंक जिसका कि पूरे इंडियन कैपिटल के साथ ही मतलब कि बनाया गया था और यही मतलब सर्वाइविंग है। वैसे तो सबसे पहला था अवध कॉमर्शियल बैंक जिसको कि 1881 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था लेकिन ये 1958 के अंदर फेल हो गया था अवध कॉमर्शियल बैंक। Who among the following is known as लोकनायक? निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो आपके थे जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण।
और जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी का विरोध करने के अंदर काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। इमरजेंसी के बाद फिर जनता पार्टी गवर्नमेंट बनी थी। ये जेपी जो थे, इन्होंने इस गवर्नमेंट को बनवाने में काफी रोल प्ले किया था सिग्निफिकेंट इन 1977 जब इमरजेंसी लिफ्ट हुई थी। In which of the following order were the सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलनों का आयोजन निम्न में से किस क्रम में किया गया था? तो आपका ये ऑर्डर रहा है, सबसे पहले आपका हुआ था चंपारण, ठीक है, फिर आपका हुआ था खेड़ा। चंपारण आपको ध्यान है 1917, खेड़ा 1918, रॉलेट 1919 और दांडी 1930। तो ये ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर सी। विच एक्ट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंक्रीज पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years? किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा और 2 साल तक बिना किसी मुकदमे के राजनीतिक बंदियों को हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो वो था आपका रॉलेट एक्ट 1919 का, ठीक है। और जैसा मैंने बताया था 6 अप्रैल को नेशन वाइड सत्याग्रह रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने गांधी जी ने लॉन्च किया था। ये 1 वीक चला था सत्याग्रह का। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वाज नॉट लॉन्च्ड बाय लाला लाजपत राय? निम्न में से किस समाचार पत्र की शुरुआत लाला लाजपत राय द्वारा नहीं की गई थी? तो वो है आपका यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी। अब कहा जाता है यंग इंडिया की गांधी जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन गांधी जी ने स्टार्ट नहीं किया था, बाद में इसके एडिटर बने थे यंग इंडिया और नवजीवन के। गांधी जी ने जो स्टार्ट किया था वो था गांधी जी का हरिजन, ठीक है, जो न्यूज़पेपर गांधी जी ने स्टार्ट किया था। इंटरेस्टिंगली यंग इंडिया नाम से लाला लाजपत राय उन्होंने बुक लिखी हुई है। अंडर विच गवर्नर जनरल डिड ब्रिटिशर्स अडॉप्ट पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी? किस गवर्नर जनरल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सर्वोपरिता की नीति अपनाई थी? तो वो थे आपके ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इसने इनके अंडर इन्होंने ये अपनाई थी 1813 के अंदर पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्लेम किया गया था कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी अथॉरिटी है ये जो सबसे सुप्रीम है, इसलिए इसकी पावर जो इंडियन स्टेट्स की पावर से बड़ी है। आफ्टर एक्विटल ऑफ श्री अरबिंदो घोष फ्रॉम जेल इन 1909 ही लॉन्च 2 वीकली जर्नल्स। वो कौन से हैं? 1909 में जो अरबिंदो घोष जो थे उन्होंने रिहा होने के बाद 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। वो कौन से थे? तो वो आपके साप्ताहिक पत्र थे कर्मयोगिन और धर्म, ठीक है। कर्मयोगिन आपका इंग्लिश में था और धर्म आपका बंगाली में था। और आपको पता होगा इनके साथ एक फेमस प्लेस एसोसिएटेड है, वो है ऑरोविले। इल्बर्ट बिल, अ कंट्रोवर्शियल मेजर प्रोपोज्ड इन 1833 बाय 1883 में इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो वो थे आपके लॉर्ड रिपन। जो ये इल्बर्ट बिल था, इसमें ये जो था वायसरॉय जो अपने लॉर्ड रिपन थे उनके द्वारा ये प्रेजेंट किया, इंट्रोड्यूस किया गया था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग इंडियन जजेस जो थे यूरोपियंस को भी ट्राई कर सकते थे, इनका भी ट्रायल कर सकते थे, ठीक है। तो इसी के साथ आपके 50 क्वेश्चंस आज खत्म हो गए। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में भी हम मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री को ही कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।